अब है ना भाई, आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है बेस। पूरा यहाँ पे फोकस कर लो बेटा, ठीक है। बेस 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 के बारे में मैंने तुम्हारे को फिजिकली वैसे भी बताया था, कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। और एक बात और है बेस में खास, एसिड में क्या था कि वाटर में मिक्स होते थे, लगभग सभी एसिड्स वाटर में मिक्स हो जाते हैं। बेस में ऐसा नहीं, बेस में कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, कुछ नहीं होते बिल्कुल भी। तो जो वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं ना, इस तरह के बेसिस को स्पेशल एक नाम दे रखा है एल्कलाई। इस वर्ड को तुम है ना एल्काली भी बोल देते हैं, इसे एल्कलाई बोलना चाहिए। एल्कलाई वर्ड को यूज करें ना तो कंफ्यूज मत होना। एल्कलाई अगर कोई बेल बोल रहा है ना, तो इसका मतलब वो बेस ही बोल रहा है एक हिसाब से। वो किस नेचर का है, वो वर्ड जो भी सब्सटेंस है, अगर उसने बोला एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन इन नेचर, इट मींस वो बेसिक नेचर का है। बट वो कैसा बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है। एक तो यही बात है, ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाइन्स। इसके एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर soluble in water and calcium hydroxide and magnesium hydroxides are partially soluble in water। अब यहाँ पर है ना, देखो हमने ये पढ़ा था कि एसिड में जब वाटर में मिक्स होता है, या एसिड में सबसे कॉमन क्या था एक एलिमेंट, हाइड्रोजन, है ना। मेनली हम एसिड में देखते थे तो हाइड्रोजन एक कॉमन एलिमेंट हमें मिलता था। वो अलग बात थी कि हमने ये पता लगाया था कि सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड नहीं है ना। बट सभी एसिड्स में कॉमन एक एलिमेंट था हाइड्रोजन। ऐसे ही सभी बेसिस में एक कॉमन चीज तुम्हें मिलेगी, OH, हाइड्रोक्साइड। लगभग सभी में, किसी किसी में नहीं भी होगी, बट लगभग सभी में हाइड्रोक्साइड। जैसे ये लो तुम, सोडियम हाइड्रोक्साइड लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है, NaOH, है ना। और इससे आगे और क्या बोला था, NaOH, और क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या है, फिर आगे बोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, CaOH होल ट्वाइस। फिर उससे आगे बोला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, MgOH होल ट्वाइस। तो तुम देख रहे हो सभी बेसिस में क्या कॉमन है, OH। जब ये वाटर में मिक्स होते हैं ना बेटा, तो ये OH नेगेटिव आयन से रिलीज करते हैं। जैसे एसिड कौन से आयन बनाता था, H प्लस आयंस, हाइड्रोनियम आयंस, H3O प्लस आयंस। इसी तरह से जो ये कौन से आयन बनाता है, OH नेगेटिव आयंस। बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड सोपी टेक्सचर। टेस्ट बिटर होता है, हमने पहले ही पढ़ा था। बेसिस कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं। एसिड कैसे होते हैं, सोर टेस्ट के होते हैं। और बिटर टेस्ट के होते हैं बेस। और सोपी टेक्सचर होता है, थोड़ा सा टेक्सचर इसका स्लिपरी सा होता है, जैसे सोप होता है ना, स्लिपरी स्लिपरी सा, ऐसे सोपी टेक्सचर होता है इसका। कॉमन एग्जांपल ऑफ बेसिस ये रहे, और ये हमने ऊपर लिखे भी हुए हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर NaOH एंड KOH। वीक, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH। इसको है ना एक्चुअल में जितनी भी ये हमारे एंट एसिड रेमेडीज होती है ना, इनको बनाने में यूज किया जाता है, इन दोनों को ही, इसको भी और इसको। ये वीक बेस है, तो इसका मतलब ये एडिबल हो सकता है ना। स्ट्रॉन्ग वाले तो नहीं खाए जा सकते, जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड हम नहीं खा पी सकते थे, बट जो एडिबल है वो कौन से होते हैं, ये जो इनो वगैरह होता है ना, इनो वगैरह सुना होगा। इनो तो क्या होता है, इनो एंटासिड ही होता है। जब किसी को एसिडिटी हो रखी है ना, तो उसे घोल के पानी में पिला देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। इंस्टेंट रिलीफ क्यों मिला है, क्योंकि एसिडिटी हो रखी थी, और बेस उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है मेरा, और बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और इंस्टेंट न्यूट्रलाइज करता है एकदम। तो इसीलिए इनो है ना, इनो वो था ना 6 सेकंड में, है ना, ऐड आती थी ना 6 सेकंड में रिलीफ मिलेगा, वो यही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। NaHCO3 को भी एंटासिड की तरह यूज करते हैं। ये फॉर्मूला है बेकिंग सोडे का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आएगा, अभी बेशक मत लिखो इसे, ये आएगा अभी, ठीक है। अब आ जाओ भाई केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तो चल रही थी देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है।
फिजिकल प्रॉपर्टीज में है ना कुछ एक्सेप्शनल चीजों से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज है ना ज्यादातर अब तुम्हारे जो आगे क्वेश्चन आएंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज से, और जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आएगा वो आएगा सॉल्ट्स। उस सॉल्ट्स पे तो अलग से हमारा 1 या 2 दिन लगेगा, जो मतलब मान के चलो मैं मानता हूँ वहां से 5 नंबर का एग्जाम सॉल्ट्स में एक आधा नंबर इधर उधर स्किप हो सकता है, अदरवाइज 5 नंबर का आता ही आता है बोर्ड में। सारे चैप्टर में से 5 नंबर का सॉल्ट आएंगे और 2-3 नंबर का ये पूरा आएगा चैप्टर, पर ये इंपॉर्टेंट तो सारा ही है। पहले ही ले लो एसिड एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। तो सबसे पहला है एसिड विद मेटल। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एसिड विद मेटल। तुमने ध्यान हो थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर की एक्टिविटी करी थी तुमने, एक्टिविटी नंबर 3। जिंक को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया था, जिंक को हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया था। अब तुम्हें पता लग गया होगा कि H2SO4 और HCl क्या है? एसिड है। कल ही पढ़ा था हमने, जो हमारे स्ट्रॉन्ग और कॉमन एसिड जो हम ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस में यूज करेंगे, HCl, H2SO4 और HNO3 एसिड्स। तो तुम्हें जिंक और H2SO4 दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम्हें इनका नेचर पता लग गया होगा। जिंक क्या है? मेटल। और ये क्या है? ये बात याद रखना बेटा, जब भी मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो है ना हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एसिड और मेटल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन। मेटल और एसिड लगा लो या एसिड और मेटल लगा लो, बात तो वही है। अब इसके एग्जांपल तुम कितने भी ले लो भाई, तुम्हारे पास मेटल की टेबल है ना? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, जितनी भी टेबल में मेटल है, कोई भी मेटल उठाओ। और एसिड का तुम्हें पता है कौन सी एसिड है? HCl है, H2SO4 है। मेजर तो यही दो उठाना, ठीक है? तीसरा क्यों नहीं उठाना? HNO3 में एक मैंने तुम्हारे को HNO3 की खास क्वालिटी बताई थी, याद हो तुम्हें? क्या HNO3 है भाई, जबरदस्ती जेब में ऑक्सीजन डाल देता है, जो भी उसके पास जाएगा। क्या है वो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमने यहां पर कौन सा यूज कर दिया? ये यूज कर दिया HNO3, तो ये पता है क्या करेगा? क्या बनती है यहाँ पर? हाइड्रोजन गैस बनती है ना। ये हाइड्रोजन गैस को जबरदस्ती ऑक्सीजन पकड़ा देगा, चल खाली नहीं जाना, ऑक्सीजन लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? H2O रिलीज बनेगा भाई, जिंक नाइट्रेट प्लस H2। ये एक्सेप्शन है, कई बार पेपर में आता है। नॉर्मली सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और एक सॉल्ट बना देंगे। जैसे भाई यहाँ पर जिंक सल्फेट बन गया क्योंकि यहाँ पर सल्फेट था। अगर यहाँ HCl होता तो जिंक क्लोराइड बन जाता, है ना? अगर HNO3 है तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। पर खास बात क्या है कि HNO3 आते ही ये क्या कर देगा? जबरदस्ती H2 को ऑक्सीजन भी पकड़ा देगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन उसके पास गई तो वो H2O बन गया, है ना? इसीलिए हम कहते हैं कि जिंक क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताया था ना बीच में कि जिंक क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पता लगा ना वो क्यों है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग? क्या बोला है मैंने? जिंक नहीं, HNO3। नाइट्रिक एसिड जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है पता लग गया? क्योंकि ऑक्सीजन से बनता है। पर भाई इसके भी एक एक्सेप्शन पता क्या है? तुम्हारी केमिस्ट्री में है ना, अभी तो कुछ भी नहीं, आगे चल के जब +1 +2 में जाओगे ना, एक्सेप्शन में से एक्सेप्शन निकल के आएंगे ना, वो दुखी करेंगे। यहाँ पर 2 मेटल भी एक्सेप्शन है जो HNO3 की भी नहीं मानते। HNO3 जबरदस्ती उन्हें ऑक्सीजन पकड़ाता है, फेंक के भाग जाते हैं, नहीं लेते भाई आपको, चल हम तो H2 ही बनाएंगे। वो 2 मेटल है, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये 2 मेटल ऐसे हैं, ये HNO3 से ऑक्सीजन लेते ही नहीं, ये हाइड्रोजन ही बना, ठीक है? अब देखो ध्यान रखना भाई, यहाँ पे
एक्सेप्शन में से एक्सेप्शन निकल के आ गया, पहले का एक्सेप्शन था उसमें से 2 और निकल के आ गए। ठीक है, वैसे ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-4 बार रिवाइज करोगे ना तो हो जाएंगी चीजें। ये हाइड्रोजन ही रिलीज करेगा और वही बनेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट या MgNO3 ठीक है, हाइड्रोजन ही रिलीज होगा। अब भाई इससे आगे आ जाएगा हमारा बेस। अभी तक तो मैंने बताया है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, अब बेस विद मेटल्स। बेसिस जो है ना बेटा वो मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते जनरली, बेस जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ 2 कुछ, जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम जो है ना इनका नाम ही लिख लो तुम, इनको अलग से बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। ये ऐसे मेटल्स हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। जनरली क्या होता है, मेटल्स सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। बट 2 मेटल हैं, 2 मेटल्स हैं, कौन से? जिंक और एल्यूमिनियम। ये रहे, जिंक ने भी बेस के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन गैस तो हाइड्रोजन ही रिलीज होती है, ठीक है, और एल्यूमिनियम ने भी बेस के साथ रिएक्ट किया और कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। पर जो यहाँ याद रखने वाली चीज है ना भाई, वो है ये 2 फॉर्मूले, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट। नोट्स में तुम्हारे पास लिखे हुए हैं, बेशक इनका नाम लिख लेना, सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, टेस्टों में मैं भी डाल लूंगा कई बार और तुम्हारे स्कूल में भी कई बार डालेंगे और बोर्ड में भी रिपीट होगा। अगर तुम्हारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से है ना जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, वो हमेशा एक्सेप्शन में से ही आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। चाहे ये चैप्टर हो एसिड बेसिस सॉल्ट से मेटल नॉन मेटल हो, सीधी चीज नहीं पूछेंगे, एक्सेप्शन में से चीजें क्वेश्चन पूछेंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि मेटल जनरली बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट सिर्फ 2 मेटल जिंक और एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक गड़बड़ ये हो गई ना, तुम ध्यान से देखो, ये जिंक है और NaOH है। थोड़ी देर बैलेंसिंग को भूल जाओ, जब हमने इनको रिएक्ट करा, हमें एक तो पता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है ना। अब यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकलती है तो क्या बना? सोडियम और ऑक्सीजन, 2 चीज बच गई ना, वो दोनों और ये 3 चीज मिलने के एक कंपाउंड बनता है। तो यहाँ पर कंपाउंड बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। जैसे हमारे को ये पता था कि भाई सल्फेट बच जाता है तो जिंक सल्फेट बन गया, क्लोरीन बच जाता है तो जिंक क्लोराइड बन गया, नाइट्रेट बच जाता है तो जिंक नाइट्रेट बन गया। बट ये तो कुछ भी नहीं है, ये NaO क्या है, ये तो कोई आयन नहीं है ना। तो इसका और इसका मिलके जो फॉर्मूला, जो कंपाउंड बनेगा ना, उसका तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बेटा। इसका फॉर्मूला है Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो अलग से अपनी बुक में लिख लो, चाहे बुक में है ना, यहाँ लिख लो, यहाँ ऊपर सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला लिख दो और साथ में। तो जब भी तुम बुक में खोलोगे तो तुम्हारे आगे ये फॉर्मूला आगे आएगा, तुम्हें याद रह जाएगा। ये इसके ऊपर ही लिखना, ये वाली जो एक्टिविटी है ना, यहाँ इसके ऊपर लिखना सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट। या साइड में बहुत जगह है बुक में तुम्हारी, साइड में भी ऊपर भी। तो सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला लिख देना, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हारे को। कुछ चीजें तो याद रखनी ही पड़ेगी बेटा। अब पता लग गया एसिड मेटल के साथ और बेस इज मेटल, है ना। अब ये एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी है बेटा कि वो जो गैस रिलीज हो रही है वो चेक भी तो करनी है। अब ऐसे कैसे पता लगा हमारे को हाइड्रोजन गैस है? कोई कलर थोड़ा हाइड्रोजन का, अब ऑक्सीजन का कोई कलर थोड़ा होता है। ऑक्सीजन को चेक करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। CO2 का कोई कलर थोड़ा होता है, NO2 का कलर होता है। NO2 का ब्राउन फ्यूम्स होती है, तो उसी से हमें पता लग जाता है कि भाई ब्राउन फ्यूम्स उठ रही है तो NO2 गैस है। H2 को चेक करने का ये तरीका है बेटा, H2 गैस को यहाँ पाइप से लेकर के हम लेकर के आए सॉफ्ट सॉल्यूशन में। सॉफ्ट सॉल्यूशन वो वाला होता है, देखो वो जो जिसमें हम वो डुबो के फूंक मार के वो नहीं बनाते बबल्स,
वो सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है, बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉफ्ट सॉल्यूशन से बबल्स बनते हैं बहुत जल्दी, थोड़ी सी आवाज आते हैं। तो ये वैसा ही सॉफ्ट सॉल्यूशन है, जैसे इसमें से ये गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बबल्स बन के जो भी गैस है ये अभी हमें पता ही नहीं है ये हाइड्रोजन है, ये गैस के बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। ये जब कैंडल फ्लेम के कांटेक्ट में आएगी ना तो पॉप साउंड से ब्रस्ट होंगे ये बबल्स। नॉर्मल बबल्स कैसे ब्रस्ट होंगे, बस फूट जाएंगे, कोई आवाज नहीं आएगी। बट ये वाले बबल्स जब कैंडल फ्लेम के कांटेक्ट में आएंगे ना तो पट 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 की साउंड करेंगे, जैसे पॉप साउंड होता है वैसे। तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये एक्टिविटी कई बार आ जाती है हमारी एनसीईआरटी में भी, एक्टिविटीज में से तो क्वेश्चन भाई कभी भी पूछ सकते हैं तुमसे। अब अगला है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स विद एसिड्स। अब यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए मेटल कार्बोनेट्स क्या होते हैं और मेटल बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं। बाइकार्बोनेट को ना थोड़ी देर के लिए हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, तुम्हारे को फिर आराम से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कार्बोनेट तो हमें पता ही है क्या होता है, मेटल और CO2, इन दोनों से मिलके क्या बन गया, मेटल कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। तो मेटल्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कनेक्ट हो गया तो क्या बन गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब तुमसे कोई मेटल कार्बोनेट पूछ ले तो तुम बता दो, बता देगा भाई जन, कोई मेटल कार्बोनेट बता दो। मेटल पता है कौन सा मेटल है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, कार्बोनेट की भी 2 है, तो सीधा क्या फॉर्मूला बनेगा, CaCO3। अब सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, बट सोडियम की वैलेंसी 1 है और कार्बोनेट की 2 है, तो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट अगर तुमसे बोला जाए तो मेटल कार्बोनेट का तुम्हें समझ में आ गया ना क्या होते हैं। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो एक आयन है, वो मेटल के साथ कनेक्ट हो गया, जैसे अभी सोडियम के साथ ही कनेक्ट कर लो। हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या वैलेंसी होती है, 1, और मेटल कौन सा भी ले लो, सोडियम ले लो, सोडियम की 1, तो क्या फॉर्मूला बना, NaHCO3, है ना, KHCO3। कैल्शियम के साथ, कैल्शियम की 2 होगी, हाइड्रोजन कार्बोनेट की 1 होगी वैलेंसी, तो क्या बना, कैल्शियम CaHCO3 होल ट्वाइस। HCO3 के साथ होल ट्वाइस लग जाएगा, कैल्शियम की वैलेंसी बाजू में थी ना। तो कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, अब तुम्हें पता लग जाना चाहिए बेटा, देखो ये चीज तुम्हारे आगे, मान लो ये चीज लिखी हुई आगे, ही तुम्हें आगे क्या लिखा हुआ, सोडियम कार्बोनेट Na2 और HCl। यहां तुम्हें ना अब तुम्हारा ब्रेन कहां काम करना है, जैसे ही तुम्हें ये फॉर्मूला आए तुम्हारे सामने तो तुम्हारे दिमाग को पता लग जाना चाहिए ये क्या है, मेटल कार्बोनेट। और जब भी तुम्हारे आगे HCl आए तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए ये क्या है, एसिड। अब तुम अपना दिमाग आगे लड़ा सकते हो कि जब भी कोई भी मेटल कार्बोनेट और HCl जब रिएक्ट करता है तो कॉमन है कि वहां पर CO2 और H2O रिलीज होगी। अब तुम CO2 हाइड्रोजन वगैरह निकाल दो तो बचेगा क्या, सोडियम और क्लोरीन, एक सॉल्ट बन जाएगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जब तुम्हें ये पता होगा ना कि वहां से कौन सी गैस और क्या निकलने वाली है। अब इसकी जगह पे तुम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, तुम NaHCO3 ले लो, है ना, इसमें भी सेम होता है, CO2 और H2, CO2 प्लस और बैलेंस कर दो, मतलब वो NaCl तो बनेगा ही बनेगा, बैलेंस कर देना। कॉमन बात क्या है, कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ आ गया तो CO2 और H2O रिलीज होगी और एक सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट भी बोलते हैं उसे, ठीक है, वो मेटल क्लोराइड भी हो सकता है। अगर HCl है तो मेटल क्लोराइड बनेगा, H2SO4 है तो मेटल सल्फेट बनेगा, ठीक है ना। ज्यादातर सभी रिएक्शंस में तुम्हारे ना HCl और H2SO4 ही मिलेंगे, एसिड में ये 2 ही मिलेंगे, HCl और H2SO4, क्योंकि HNO3 है ना, कई बार गड़बड़ कर देता है, इसीलिए HNO3 को कम ही यूज करते हैं लैब्स वगैरह में भी,
कम ही यूज करेंगे, क्योंकि उसकी एक और खास क्वालिटी है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कई बार नॉर्मल रिएक्शंस नहीं करता, वो उल्टे सीधे कर देता है। तो इसीलिए HNO3 को भी कम ही यूज करते हैं लैब्स में, ज्यादातर यूज करते हैं HCl और H2SO4, इसीलिए ज्यादातर रिएक्शन तुम्हारे इसी के मिलेंगे। तो जब भी तुम्हारा HCl है तो मेटल क्लोराइड बनेगा, और जब H2SO4 है तो मेटल सल्फेट। ठीक है, अब बात कॉमन सी समझ में आ गई ना। कोई भी मेटल कार्बोनेट हमें देखते ही पता लग जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट, कौन सा भी कार्बोनेट उठा लो, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, CO2 और H2 और एक सॉल्ट बन जाएगा। जिस दिन तुम ये रिएक्शन तुम्हें लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बेटा, तुम्हें लर्न करने की जरूरत है बस ये बात कि ये रिएक्शन जब होता है ना, कोई भी मेटल कार्बोनेट और एसिड जब आपस में रिएक्ट करता है तो CO2 और H2O रिलीज होती है। बस ये बात याद रखने की जरूरत है, एक मेटल सॉल्ट बन गया, ये बात ध्यान रखने वाली है, ये है बिल्कुल की पॉइंट। इसके बाद कोई भी रिएक्शन तुम्हारा आ जाए तुम आराम से कर सकते हो, तुम्हें पता लग जाना चाहिए भाई ये मेटल कार्बोनेट है, ये हमारा एसिड है, तो CO2 और H2O रिलीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बेटा? एक दो बार करेंगे ना फिर और अच्छी तरह चीजें क्लियर हो जाएगी। अब CO2 को चेक भी कैसे करते हैं भाई, CO2 को चेक करेंगे। अभी CO2 को चेक करने का तरीका ये है बेटा, ऐसे ही यहाँ से ये रिएक्शन करवाया हमने, सोडियम कार्बोनेट था और H2HCl था यहाँ पे, तो हमें CO2 जो गैस यहाँ पर आई उसे हम कहाँ से पास करवाएंगे, लाइम वाटर से पास करवाएंगे, और लाइम वाटर से पास करवाने के बाद ये मिल्की हो जाता है, तो इसका मतलब वहां पर CO2 गैस रिलीज होती है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन है जो कंफर्म तुम्हें याद रखना है, पेपर में बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला रिएक्शन, ये वाला हमारी NCERT में है, देखना ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अपने घर से बता रहा हूँ। ये रिएक्शन ये इसी पेज पे, हाँ ये सबसे नीचे ये, और ये इसके आगे ये वाला रिएक्शन, ये पेज नंबर 20 और 21 पे, 20 पे सबसे नीचे और 21 पे सबसे ऊपर, ये दोनों रिएक्शन है ये। अब ये रिएक्शन को मैं तुम्हें समझा देता हूँ है क्या ये और क्वेश्चन कैसे आता है भाई। जब हमें ये पता है कि हमने CO2 से क्या पास नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या पास करवाई, CO2, याद है तुम्हारे को रिएक्शन पहले ही करवाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, लाइम वाटर, और इसमें से CO2 गैस पास करवाई थी, तो क्या बनता था याद है तुम्हारे को, CaCO3, कौन सा, CaCO3, और H2O रिलीज। तो ये CaCO3 है जो क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ये पानी में मिक्स नहीं हो सकता, इसीलिए वो हमें कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल चीजें कलर चेंज नहीं करती, वाटर का कलर क्रिस्टल क्लियर रहता है वाटर के जैसा ही, अगर सॉल्युबल चीजें हो तो इनसॉल्युबल ही उसका कलर क्या कर देती है, थोड़ा चेंज कर देती है। जैसे व्हाइट कलर दिख रहा है ना, वो किसकी वजह से दिख रहा है, CaCO3 की वजह से दिख रहा है। बट है ना, हम क्या करवाते हैं उसमें से, जब एक्सेस CO2 पास करवाते रहते हैं, और भी ज्यादा CO2 पास करवाते रहे, तो क्या होता है, अब हमारे पास ये बन गया, जब हमने इसमें से CO2 पास करवाई तो ये बन गया ना, CaCO3 प्लस H2O। अब हम इसमें और CO2 डालते जा रहे हैं, है ना, तो क्या बन गया, तो बन गया भाई ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये HCO3 ये होता है सॉल्युबल इन वाटर। तो जब हम अक्सर CO2 पास करवाएंगे ना, तो उसका कलर दोबारा से कलरलेस हो जाएगा, समझे। पहले तो हमने CO2 पास करवाई तो व्हाइट हो गया, बट हम CO2 पास करवाते ही रहे, तो पता क्या होगा, उसका कलर दोबारा से कलरलेस हो जाएगा। उसका रीजन क्या है कि जब हमने पहले CO2 इंस्टेंट करवाई ना पास, तो क्या बना, ये वाला सब्सटेंस बन गया जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर, तो व्हाइट मिल्की दिख रहा है हमारे को। जब हमने एक्सेस CO2 पास करवा रहा है तो हमारा ये वाला रिएक्शन हो गया, ये वाला, जिसमें क्या प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना, और ये प्रोडक्ट है सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वो दोबारा से क्या हो जाता है, कलरलेस। ये रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है भाई, ये वाला रिएक्शन।
इस इन दोनों क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे ना जब तुम थोड़े बहुत किसी हेल्प बुक से, तो तुम्हें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तुम्हारे टेस्ट वेस्टों में भी देखने को मिलेगा कंफर्म। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट। अब है ना अगला ये रिएक्शन और देख ही लो भाई। एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड और बेस आपस में एक दूसरे से कैसे रिएक्ट? एसिड और बेस आपस में बेटा रिएक्ट जब करते हैं ना, उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, जब हमारे को एसिडिटी हो रखी है, हमने नोक लिया, तो वो हमारे अंदर क्या हो गया? न्यूट्रलाइजेशन। जिससे क्या हो गया? इंस्टेंट रिलीफ। ज्यादा एसिड हो, बेस मिला, न्यूट्रलाइज। ठीक है ना, एसिड बेस को क्या करता है? न्यूट्रलाइज। बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें H2O रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? H2O। अब यहां पर है ना एक चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, H2O रिलीज होता है इसमें, इस रिएक्शन में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक तो सॉल्ट बनेगा और H2O रिलीज। यहाँ पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, बेस का है, ये बेस है और ये क्या है? और तुम ध्यान दो, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जो सॉल्ट बनता है ना, वो न्यूट्रल बनता है। और दोनों वीक है तो भी कैसा बनता है? न्यूट्रल बनता है। पर मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सीधी सी बात है, दिख रहा है। और जब वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, तो कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट। बात समझ में आने वाली है। अब अगला रिएक्शन आ जाएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। अब तुम्हारे को इससे पहले ये पता होना चाहिए बेटा, मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं। तुमने मेटल नॉन मेटल शायद चैप्टर पढ़ा होगा। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। और अभी पढ़ा हमने कि बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं। अभी देखो, मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर। ठीक है ना, बेस है और ये क्या है? और बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? अभी पढ़ा हमने, H2O रिलीज हो जाता है और एक क्या बनता है? सॉल्ट। समझ गए? कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे इसने ले लिया कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, तो क्या रिलीज हो गया? H2O रिलीज होगा और क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड। और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस क्या होता है? H2SO4 होता, तो मेटल सल्फेट बन जाता है ना, कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4। मेटल को बदल दो, एसिड को बदल दो, रिएक्शन तो वही है। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का और एसिडिक नेचर का। और जब नॉन मेटल ऑक्साइड्स, देखो एक बात हो रहा है, मेटल ऑक्साइड्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आ गया, लिखा नहीं होगा, बता दीजिए। मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं बेस के साथ, सॉरी बेस के साथ। अब मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेस तो बेस के साथ को रिएक्ट करवाने की जरूरत थोड़ा, वो तो सेम ही चीज होगी। तो मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड्स और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और वही बनाएंगे सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सेप्शन डाल देना भाई, नोट्स में डाल लेना बेशक। यहाँ पर एक्सेप्शंस है कि हमारा मेटल ऑक्साइड्स में जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और भाई नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करें, नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर होते हैं। और एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं? बेस के साथ। और इसका एग्जांपल है ना, देखो अभी लिखा था हमने, ये रहा, ये क्या है? बेस। और CO2 क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है ना। CO2 कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन CO2 है ना। तो CO2 हो गया, NO2 हो गया, SO2 हो गया, ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। इसका एक एग्जांपल यही याद रखना, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा कई बार रिपीट कर भी रखा हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2।
ये एग्जांपल यही डाला हुआ। एसिड एंड बेस इन वाटर, ये तो आगे अगला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग कवर हो चुकी है, सारी कवर होगी लगभग। क्या क्या पढ़ाया आज हमने, ध्यान दिया हो तुमने? मेटल्स, एसिड मेटल्स के साथ बेस मेटल्स के साथ, है ना। अब एसिड मेटल के साथ तो रिएक्ट करते हैं, पर बेस नहीं करते मेटल्स के साथ। उसमें दो मेटल्स के साथ ही करेंगे बस बेस, एम्फोटेरिक मेटल्स, जिंक और एल्यूमिनियम, है ना। एसिड भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, HNO3, H2 नहीं करता, H2 और रिलीज कर देता है। पर उसमें भी एक्सेप्शन है दो, मैग्नीशियम और मैग्नीज। 2-4 बार करोगे समझ में आएंगे। फिर हमारे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट आ गए। वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 और H2O, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधा सीधा रिएक्शन है। फिर उसके बाद हमारे एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एक ये वाले रिएक्शन ध्यान रखना, जब CO2 पास करवाते हैं हम स्लेक्ट लाइन से तो ये बनता है, बट एक्सेस CO2 पास करवा देते हैं तो ये बनता है, ठीक है। और फिर एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो तुम्हें पता ही है क्या बन गया, वाटर वगैरह रिलीज हो गया। पढ़ लेना भाई एक बार सारे के सारे ये रिएक्शन दोबारा से।